हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपकी इस नई मास्टर सीरीज में, जिसमें हम DSSB प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चैप्टर वाइज। तो कल की क्लास में दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, के जितने भी क्वेश्चन 2013-14 से अब तक पूछे गए हैं उन सभी को कवर किया था। और आज हम नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बाल विकास की संकल्पना, सिद्धांत, आयाम एवं प्रभावित करने वाले कारक, यानी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, डायमेंशंस एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं किसी भी शिफ्ट में, कोई से भी ईयर में, वो सभी आपको इसी चैप्टर के अंदर ही मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम पूरा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दी है DSSB PRT प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। सो ये रहा आपका पहला सवाल। जैसा कि आपने कल कमेंट्स में बताया था कि मैम हिंदी में दिखाया करें क्वेश्चन, तो आज हम हिंदी में देखेंगे और इंग्लिश में भी मैं आपको बताती रहूंगी। क्वेश्चन क्या है, किशोरों पर यौवन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही ढूंढना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों कि भाई इनमें से साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन जो कि प्यूबर्टी के टाइम पर आती है ना, एडोलसेंस के टाइम पर आती है, वो कौन सी सही है। पहला है शारीरिक विकास की विशेषताएं सामाजिक विकास को प्रभावित करती पाई जाती है, कि जो भी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमारे सोशल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर कोई किसी का कद छोटा है तो उसके सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कई बार वो बहुत ही अपने आप को क्या समझता है, ये समझता है कि भाई मैं औरों से अलग हूँ, है ना, वो 4 लोगों के बीच में खड़ा होना पसंद नहीं करता। ऐसे बहुत सारे बच्चों पर ऐसी चीजें बीतती है। हालांकि हमें उनको उस चीज से बाहर निकालना चाहिए, इस तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे समाज में पाया जाता है और उनका सामाजिक विकास भी फिर पिछड़ जाता है अगर इस तरह से शारीरिक विकास में कोई उनके कुछ डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यानी डेफिनेटली प्रभावित करता है, तो बात सही है। अगला ऑप्शन है पतला रहने और आकर्षक दिखने की प्रेरणा किशोर लड़कियों की प्रमुख चिंता होती है, कि जो एडोलसेंस के टाइम पर गर्ल्स में ज्यादातर से सबसे ज्यादा उनका ध्यान जो है अपने लुक को अट्रैक्टिव बनाने में, आकर्षक दिखाने की ओर और पतला दिखने की ओर ज्यादा रहता है। तो ये बात एकदम सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। देखते हैं किस ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। ये आपका 2022 में ही पूछा गया था PRT में। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष घटना चाहे तार्किक या कारण संबंध हो या नहीं को मानसिक रूप से जोड़ने की पूर्व संचालनात्मक बच्चे की प्रवृत्ति डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, कि अगर भाई कोई भी विशेष घटना है, चाहे उसका कोई तार्किक या कोई कारण उससे संबंधित हो या ना हो, फिर भी वो उसको मानसिक रूप से जोड़ लेता है, इसको हम बच्चे की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, जीववाद कहते हैं, या स्थगित अनुकरण कहते हैं, या दोहराना प्रतिनिधित्व कहते हैं, या फिर पारकर्मण कहते हैं। इंग्लिश में ऑप्शंस के नाम बता देती हूँ, एनिमिज्म, डेफर्ड इमिटेशन, या डुअल रिप्रेजेंटेशन, या फिर ट्रांसडक्शन। आप ही बता दीजिए फटाफट से क्या आपके अनुसार इसका सही जवाब होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई विशेष घटना हुई, एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि कोई छोटा बच्चा है या आप भी हो, आपको पहले किसी कुत्ते ने काटा हुआ है। ठीक है, आपको किसी कुत्ते ने पहले काटा हुआ है, तो आप रास्ते में गए एंड यू सी द अप्रोचिंग डॉग, कि भाई एक कुत्ता आपको पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत उससे रिलेटेड स्टिमुलस आ जाएगा कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा पहले हो चुका है। फिर अगली जो स्टेज आएगी उसको हम कहेंगे ट्रांसडक्शन, यानी पारकर्मण। इसमें क्या होगा कि उसको देख करके जब वो आपके पीछे आएगा, आपकी जो हार्ट बीट है वो क्या होने लगेगी, तेज होने लगेगी। ठीक है, हार्ट बीट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ट्रांसडक्शन, यानी किसी पूर्व घटना को आप क्या कर लेते हैं, मानसिक रूप से जोड़ने लगते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद एक और हमारी स्टेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पॉन्स कहते हैं, कि उसके रेस्पॉन्स में आप क्या करेंगे, या तो वहां से भागने लगेंगे या कुत्ते से डर जाएंगे, है ना। तो ये होता है आपका पारकर्मण, की उसको मानसिक रूप से जोड़ना।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आक्रमण है, मनोवैज्ञानिक आक्रमण है ना, इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल एग्रेशन है। ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य प्राप्त करने के साधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला आक्रामक व्यवहार को आप मनोवैज्ञानिक आक्रमण कहेंगे, या प्रकट आक्रमण जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहेंगे, या फिर संबंध परक आक्रमण जिसको हम रिलेशनल एग्रेशन कहते हैं, या फिर नैमित्तिक आक्रमण, है ना, ये आप बोलेंगे। तो फटाफट से बताइए आपके अनुसार इसमें क्या होगा सही जवाब। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन है, रिलेशनल एग्रेशन, ओवर्ट एग्रेशन, या इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, या फिर एग्रेसिव बिहेवियर यूज्ड एज ए मीन्स टू अचीव ए गोल। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल एग्रेशन है। देखो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। साइकोलॉजिकल एग्रेशन सोच समझ करके दिखाया गया जो एग्रेसिवनेस होती है उसको कहते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा संबंध परक आक्रमण, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेशनल एग्रेशन कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी ताकि अगर आगे आए भी तो आप इसके बारे में बता सके। ठीक है, रिलेशनल एग्रेशन ये क्या होता है, तो ये एक तरीके का बिहेवियर है किसी भी इंसान का जो कि अपने पार्टनर के साथ वो दिखाता है ना। वो कैसा हो सकता है, वो उसको बुली करना हो सकता है, या इनडायरेक्ट तरीके से उसकी इंसल्ट करना हो सकता है। ठीक है, इसमें इंसल्ट कर देता है अब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की, है ना, और इस तरीके का हार्म इसमें पहुंचाया जाता है जो कि फिजिकल नहीं होता, फिजिकल वायलेंस इसमें नहीं होता, बल्कि विच हार्म इज कॉज्ड थ्रू डैमेज टू रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होता है, अपने रिलेशंस को डैमेज कर देता है। जैसे कई बार होता है ना कि मैं तुझसे अब बात नहीं करूंगी, चल ठीक है, अब ब्रेकअप होता है। ठीक है, इस तरीके का जो रिलेशनल एग्रेशन होता है वही यहाँ पर इसकी ही बात करी गई है, या फिर 4 लोगों के बीच में किसी की इंसल्ट कर देना, उसको बुली कर देना, है ना, यानी फिजिकल वायलेंस नहीं हो रहा है लेकिन उससे रिलेशन खराब किए जा रहे हैं, रिलेशन तोड़ दिए जा रहे हैं उस इंसान से, तो वो रिलेशनल एग्रेशन में आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई बार देखा होगा आपने, ह्यूमिलेट कर देते हैं किसी को, है ना, गॉसिपिंग में किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही पूछा है, बुद्धि के विकास में आधुनिक शिक्षा मानव अस्तित्व की संपूर्ण प्रक्रिया को समझे बिना अधिक से अधिक सिद्धांत और तथ्य प्रस्तुत करती है। क्या ऐसा है कि बिना उनकी पूरी प्रक्रिया को समझे हुए ही ज्यादा से ज्यादा तथ्य जो है प्रस्तावित किए जा रहे हैं, प्रस्तुत किए जा रहे हैं बिना समझे, क्या ये सही है। अगला ऑप्शन है, अज्ञान स्वयं के तरीकों के ज्ञान की कमी है और इस अज्ञान को सतही गतिविधियों से दूर नहीं किया जा सकता। ये 2 ऑप्शन है, आप बताओ कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। और एक बार ये भी बताओ कि क्या मेरा इतना समझाना ये बेटर है, या फिर फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसको आप ज्यादा पसंद करोगे तो आप बताना एक बार। मेरी कोशिश अपनी तरफ से यही रहती है कि भाई उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मैं दूं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से करिए, आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए गिवन है ये बिल्कुल ठीक है कि आज के समय में या मॉडर्न एजुकेशन में क्या हो रहा है, नई नई थ्योरीज को डेवलप किया जा रहा है विदाउट नोइंग अबाउट द फैक्ट्स, या बिना उस पूर्ण प्रक्रिया को, प्रोसेस को समझे बिना ही अधिक से अधिक थ्योरीज को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर सही है कि इग्नोरेंस इज द लैक ऑफ knowledge of the ways of the self and this ignorance cannot be dissipated by superficial activities। ये बिल्कुल ठीक है कि भाई इसको सतही गतिविधियों से दूर नहीं किया जा सकता है। तो यानी ए और बी दोनों। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये बड़ा आसान क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप पर छोड़ूंगी कि गर्भ की समय अवधि क्या होती है। ठीक है, गर्भ की समय अवधि क्या होती है, और ऑप्शन आपके सामने है ही, 0 से 8 सप्ताह, जन्म से 9 सप्ताह, 12 से 24 या 1 से 2 सप्ताह। तो इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 2022 में ही पूछा गया है आपका सवाल। जो भी सबसे पहले इसका सही जवाब देने वाला है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पिन करूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें समावेशी शिक्षा शामिल है, AEP, BBB, PSSA या IEDC। क्या आपको इनकी फुल फॉर्म पता है, जैसे SSA सर्व शिक्षा अभियान, IEDC की क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो कौन सा रिलेटेड है। देखो मैं बताती हूँ, IEDC बिल्कुल सही है। आई से क्या हो जाएगा यहाँ पर,
इंटीग्रेटेड हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेटेड। ई से एजुकेशन फॉर द, डी से क्या हो जाएगा, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, और सी से चिल्ड्रन, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो यही तो होता है समावेशी शिक्षा में शामिल, कि भाई हर एक बच्चे को एक तरह से या फिर कह लीजिए एक साथ बैठाकर बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षित करना। ये भी 2022 में ही आया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। किस मनोवैज्ञानिक ने स्वयं नियमन के लिए निजी भाषण की बात करी, यानी प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बात करी थी? ये तो आप सभी लोग जानते होंगे आई होप, तो फटाफट से आंसर कर दो। एकदम सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वाइगोत्स्की महोदय ने इनके बारे में, प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिरूपता का कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सुमेलित है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, बताइए फटाफट से। ऑप्शन देखिए, बिल्कुल देखिए पहला ऑप्शन क्या है, अदृश्य प्रतिरूपता। अदृश्य प्रतिरूपता यानी इनविजिबल इमिटेशन, प्रतिरूपता मतलब इमिटेशन, शरीर के उन हिस्सों का उपयोग करके नकल करना जिन्हें बच्चा नहीं देख सकता है, जैसे कि मुंह। आप बताइए कि देखिए अगर आप बच्चे के सामने कोई फेशियल एक्सप्रेशन कर रहे हैं और बच्चा उसकी नकल करना चाहता है लेकिन बच्चा नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह के एक्सप्रेशन को नहीं देख सकता है। तो ये बात एकदम ठीक है, इसी को ही हम इनविजिबल इमिटेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है कि बच्चा नहीं देख सकता, किसे नहीं देख सकता? अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, कि मैं सही से कॉपी कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए इसको हम नाम देंगे इनविजिबल इमिटेशन। दूसरे को बताऊंगी तो आपको पहले वाला और क्लियर हो जाएगा। दूसरा है दृश्यमान प्रतिरूपता, जिसको हम कहते हैं विजिबल इमिटेशन। विजिबल इमिटेशन में क्या होता है, शरीर के उन हिस्सों की नकल जो बच्चा देख सकता है, जैसे कि हाथ पैर से, हाथों से ताली बजाना, तो बच्चा तुरंत एकदम आपको कॉपी करेगा, भले ही कितना छोटा हो, वो तुरंत आपके सामने क्या करेगा, क्लैपिंग करेगा, क्योंकि वो अपने हाथों को देख पा रहा है कि मैं भी उसके जैसे कर रहा हूँ। आप बाय करेंगे, टाटा करेंगे, तो वो भी वैसे ही करेगा क्योंकि वो उस चीज को देख पा रहा है। तो इसीलिए बच्चा जो है वो इनविजिबल इमिटेशन को नहीं कर पाता है, ठीक है, जैसे कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन वो सेम नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्री ऑपरेशनल थॉट के संदर्भ में प्रतीकात्मक कार्य क्या है? जो प्री ऑपरेशनल थॉट होते हैं इनके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, प्रतीकों या मानसिक अभ्यावेदन का उपयोग करने की क्षमता। प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो सिंबल्स होते हैं वो द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, पहला ऑप्शन था। दूसरा था आपका सिंबल्स हेल्प चिल्ड्रन टू रिमेंबर एंड थिंक अबाउट दैम विदाउट हैविंग द फिजिकल प्रेजेंस। तो आपके सामने दोनों ऑप्शन है, बता दीजिए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही है, दोनों ही एकदम ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा व्यू रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। बिल्कुल ठीक है पहला और दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल्स होते हैं, जो इमेजेस होती है या सिंबल्स होते हैं, ये प्री ऑपरेशनल थॉट या पूर्व संक्रियात्मक सोच के जो नियम होते हैं उनको या फिर आप ये कह लीजिए कि किसी चीज के वहां पर उपस्थित हुए बिना भी अगर उसका सिंबल उसको दिखा दिया जाए तो वो समझ जाता है, उसके बारे में उसकी माइंड में इमेज बन जाती है। या फिर आप ये कह लीजिए कि प्री ऑपरेशनल एज में बच्चे क्या करते हैं, भाई छोटी छोटी चीजों को क्या कर लेते हैं, सिंबल्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे कि वो किसी मैच बॉक्स को, माचिस की डब्बी को कह दें कि ये बस है, ठीक है, बस जा रही है, हट जाओ सामने से, तो वो क्या कर रही है, उसको एक सिंबल रिप्रेजेंट कर लेंगे सिंबल से, है ना। प्री ऑपरेशनल एज में ही ये देखने को मिलता है। और जो है इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो प्रतीकों का उपयोग करके उसको शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना भी उनको याद रखने में और उनके बारे में सोचने में जो ये सिंबल्स होते हैं वो मदद करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, सोचने में मदद करते हैं, एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से बिना देरी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु विकास में बेली स्केल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए, 3 महीने का जो बच्चा होता है वो पीछे मुड़ने लगता है, 9 महीने का बच्चा खुद खड़े होने की स्थिति में आ जाता है। तो आप ही बताइए आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहने वाला है? जल्दी से एक बार बता दीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें क्या होगा, आपका दोनों ही ऑप्शन ठीक रहने वाले हैं।
क्यों भाई? क्योंकि बच्चा 3 महीने का क्या होता है, वो पीछे मुड़कर देखने लगता है, ये भी सही है। और 9 महीने का होते होते वो खुद खड़ा होकर चलने की स्थिति में आ जाता है। कोई कोई बच्चा 9 महीने की स्थिति में चलना सीख जाता है, कोई कोई फिर 12 महीने पूरे होने के बाद ही सीख पाता है। तो ये तो अलग अलग बच्चे के ऊपर डिपेंड है, तो दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, फटाफट से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शैशवावस्था में उत्तेजना की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गति से सही रूप से सम्मिलित है? ठीक है, उनकी अवस्था से सही रूप से सम्मिलित है कौन सी अवस्था, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, अनियमित नींद, या जिसको हम क्या कहेंगे, इरेगुलर स्लीप। मांसपेशियां मरोड़ती है लेकिन कोई बड़ी हलचल नहीं होती। कि भाई अगर आपकी नींद जो है वो इरेगुलर है तो आपकी मसल जो है वो कैसी होगी, अकड़ जाएगी, है ना, लेकिन कोई मेजर मूवमेंट नहीं होगा। तो क्या ये बात सही है? आप ही बताओ। बिल्कुल ठीक है भाई, अनियमित नींद रहेगी तो शरीर अकड़ा अकड़ा सा लगता है ना, बिल्कुल। ऑप्शन बी क्या है, चेतावनी निष्क्रियता, जिसको हम कहेंगे अलर्ट इनएक्टिविटी। इसमें क्या है, शांत गति रहेगी, चारों ओर देखते हुए सिर अंगों को हिला सकता है। तो बिल्कुल यदि आप जो है अलर्ट अवस्था में होंगे तो आप बिल्कुल शांत बैठेंगे, है ना, और क्या करेंगे, चारों ओर देखते हुए अपना सिर घुमाएंगे, अंगों को आप हाथ पैरों को हिला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शांत बैठ के क्या करेंगे, चौकन्ना होते हुए उसका आसपास ध्यान रखेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी, यहाँ पर ये भी दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवजात शिशु की संवेदी क्षमताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, जन्म से पहले श्रवण कार्यात्मक होता है। बी, जन्म के समय दृष्टि सबसे कम विकसित इंद्रिय होती है। देखो बच्चों, देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि बोलते हैं ना कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो कई बार उसका पिता या भाई बहन होता है ना, वो उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे उसे कुछ बोलते हैं, है ना, और वो अंदर से क्या होता है, फिर उसके बारे में रिएक्ट करता है हाथ या पैर ऐसे मार करके माँ के पेट में। तो वो ऐसा होता है कि बच्चा सुनता है, ऑब्वियसली उसकी जो श्रवण इंद्रिया होती है वो कार्यात्मक होती है, यानी वो कैपेबल होता है उसके सुनने के लिए। तो ये बिल्कुल ठीक है, जन्म से पहले ही बच्चे को सुनना शुरू हो जाता है, तभी अगर उससे हम कुछ बातचीत करें तो सुनता है सारी चीजें, है ना। तभी कहते हैं कि घर का माहौल अच्छा रखना चाहिए, लड़ाई वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अंदर प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। दूसरा है, जन्म के समय इंद्रिय दृष्टि जो है वो सबसे कम विकसित होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जन्म के समय सबसे जो हमारी इंद्रियां हैं उनमें सबसे कम विकसित जो उसकी दृष्टि होती है देखने की, वही सबसे कमजोर होती है। तो यहाँ पर आपके लिए सही जवाब जो होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक एमिल में नैतिक विकास के त्रिचरण योजना को जोड़ा। इन चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा सही है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो चलिए एक बार ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि शैशवावस्था और बचपन में शिष्य पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए। अगला है, बचपन और यौवन के बीच शिष्य पर उपयोगिता का शासन होना चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं आप क्या इसका आंसर करने वाले हैं। देखिए, जो इसने अपनी पुस्तक एमिल में नैतिक विकास के 3 चरण बताए थे, त्रिचरणीय योजना बताए थे, तो वे 3 चरण कौन कौन से हैं, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। पहला चरण है प्रकृति, ठीक है, प्रकृति। दूसरा चरण हो जाता है पदार्थ, ठीक है, प्रकृति, पदार्थ, और तीसरा है मनुष्य। तो इन 3 चरणों के बारे में इसमें बताया गया है। अब चलिए आप इन ऑप्शंस को देखिए और एकदम सही से आंसर करिए। देखिए, पहला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा कि शैशवावस्था और बचपन में शिष्य पर आवश्यकता का शासन होना चाहिए, है ना, और बचपन और यौवन के बीच में उस पर उपयोगिता का शासन होना चाहिए। और इनके अनुसार इन्होंने बताया है कि शिक्षा का उद्देश्य मानव की जो प्रकृति है उसको जीवन जीने के योग्य बनाना है, ना कि सिर्फ उसके ऊपर शिक्षा को ऐसे बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि भाई इतना पढ़ना है, नहीं, उसको एक अच्छा वातावरण देना है, प्राकृतिक वातावरण में ही उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बारे में इन्होंने बात की थी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, खेलने से बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद मिलती है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर पाएंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, खेलना कई चीजें सीखने के अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल करता है, मानते हो कि नहीं मानते हो? दूसरा ऑप्शन देखो, खेल स्मृति को विकसित करता है
और विकल्पों का विश्लेषण करने, तर्क करने और सोचने की क्षमता को भी विकसित करता है। तो ये बात भी एकदम ठीक है, तभी तो को करिकुलर एक्टिविटीज को भी जो है शामिल किया जाने लगा है हमारे सिलेबस में। तो ये एकदम सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तभी तो को करिकुलर एक्टिविटी को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाती है आज के समय में। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत के संबंध में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मोरल रीजनिंग थ्योरी के संबंध में। ऑप्शन ए है नैतिक तार्किकता न्यायोचित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के मामले में नैतिकता का संरक्षण करता है। सेकंड है उनका सिद्धांत लिंग भेद से मुक्त था, यानी कोहलबर्ग का जो नैतिक तर्क का सिद्धांत था, क्या ये बोलते हैं क्या है, लिंग भेद से मुक्त था कि नहीं था? बताओ फटाफट से, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सा सही होएगा आपका आंसर? जी बिल्कुल, देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो कोहलबर्ग ने अपना नैतिक तर्क का सिद्धांत दिया था, है ना, इसमें एक अवस्था थी, कौन सी? परंपरागत अवस्था या परंपरागत चरण आता है नैतिक विकास में। परंपरागत चरण जिसको बोलते हैं, दूसरे नंबर की अवस्था थी ये बच्चे की। इसमें आपको बताया गया था परंपरागत चरण में कि सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं, और इस चरण के अंतर्गत दो अवस्थाएं थी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, और दूसरा था नियम व व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें क्या होता था इस चरण में कि लोगों की एक पूर्व आधारित सोच होती थी, और उस चीजों को लेकर के ही जो है समाज उसी स्तर पर कार्य करता था, या फिर जो नियम पहले से बना दिए गए हैं उनके विरुद्ध उनको नहीं जाना होता, वे उनको प्रॉपर फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्या होता था इस अवस्था में कि ट्रैफिक रूल्स आर यूनिवर्सल, उसको कोई नहीं तोड़ सकता ट्रैफिक रूल्स को, भले ही किसी को वहां पर कितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन जो ट्रैफिक रूल्स है उनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो है लैंगिक भेद से मुक्त था, ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि लैंगिक भेद से ये मुक्त नहीं था। ये इसकी एक आप कह सकते हैं कि नेगेटिव इसमें पॉइंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के परंपरागत चरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सॉरी गाइस, इसको थोड़ा सा एक बार क्लियर करिए, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, मैं आपको क्लियर करती हूँ। आंसर एकदम ठीक है, यहाँ पर दूसरा गलत है और पहला सही है। नैतिक सिद्धांत, ये सॉरी नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं है, ये नैतिक तर्क का सिद्धांत है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मिसमैच हो गया। तो नैतिक तर्क के सिद्धांत में क्या होता है, तर्क का मतलब क्या है कि बच्चे को नैतिक तर्क का मतलब क्या है, इसमें बच्चे को सही और गलत के बीच में जानकारी देनी होती है। ठीक है, सही क्या है उसके लिए गलत क्या है, ठीक है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, तो इसके बारे में बच्चे को इस सिद्धांत में बताया गया है, और इसके बारे में ही ये सिद्धांत बात करता है। ठीक है, जबकि लिंग भेद से मुक्त नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल सही है। अब जाते हैं आगे, और अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नैतिक विकास, जिसकी हम वहां बात कर गए। यहाँ है नैतिक विकास का जो परंपरागत चरण, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं वो पहले से परिभाषित होते हैं, उनको बदला नहीं जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, यदि जरूरतें पूरी हुई है तो क्रिया अच्छी थी, ये कहना कहाँ तक उचित है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है इस सिद्धांत में, इस चरण में, परंपरागत चरण में। परिणाम परिभाषित करता है कि कोई क्रिया अच्छी है या बुरी है, बिल्कुल नहीं, ना ही ये। पहला ही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा कि सामाजिक नियम एक क्रिया की नैतिकता को परिभाषित करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान संज्ञानात्मक अग्रगति के अंतर्गत आता है? केंद्रीयकरण, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतीकों का उपयोग, आगे दिखाती हूं मैं, प्रतीकों का उपयोग। तीसरा ऑप्शन है मस्तिष्क का सिद्धांत, या फिर इनमें से बता दो, कोई दो हो गए, पहला होगा या फिर कौन सा होगा। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं सेंट्रेशन, यूज ऑफ सिंबल्स, थ्योरी ऑफ माइंड, और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। ठीक है,
थोड़ा सा क्वेश्चन को क्लियरिफाई कर देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाए। इसमें पूछा है कि जो अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज होती है उसमें बच्चा इनमें से कौन कौन सी चीजों को फॉलो करता है। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब देखो, क्या बच्चे के अंदर केंद्रीकरण की अवस्था होती है? बिल्कुल नहीं, बच्चे के अंदर सेंट्रेशन होता है उस समय, ना कि सेंट्रेशन, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्या बच्चा अर्ली चाइल्डहुड की एज में सिंबल्स का इस्तेमाल करता है? तो बिल्कुल करता है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी हमने बात करी थी कि बच्चा सिंबल्स के थ्रू चीजों को रिप्रेजेंट करने लगता है। थ्योरी ऑफ माइंड, तो ये भी इसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रारंभिक बाल्यावस्था में सोने का समय डैश दुश्चिंता का एक रूप ला सकता है, और बच्चा इससे बचने के लिए वह सब कुछ कर सकता है जो वह कर सकता है। तो किसकी वजह से? घबराहट विकार, या फिर सांस्कृतिक या सामाजिक या वियोगज दुश्चिंता के रूप में। ठीक है, तो देखिए, बच्चे को कभी कभी सेपरेशन, या तो वो कोई डरावना सपना देख लेगा, या फिर कुछ ऐसा उसको लगेगा कि जैसे वो अपने माँ बाप से बिछड़ रहा है ना, सेपरेट हो रहा है, वियोगज दुश्चिंता उसको सताती है, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा डर जाता है, कई बार रोने लगता है सोते समय, उसको ऐसा सपना आ जाए अगर, तो इस समय पर अभिभावकों को क्या करना चाहिए? उसके इस भय को समाप्त करने के लिए उसको योजनाबद्ध तरीके से समझाना चाहिए, है ना, और प्रयास करना चाहिए कि बच्चा इस तरीके से भयभीत ना हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन और बाकी रह जाएगा बस। निम्नलिखित में से कौन सा स्व अवधारणा के बारे में सही है? स्व अवधारणा, या जिसको हम नाम देते हैं इंग्लिश में सेल्फ कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए है, किसी की क्षमताओं और लक्षणों की वर्णनात्मक मानसिक तस्वीर को कहते हैं स्वयं अवधारणा, या किसी की क्षमताओं और लक्षणों की मूल्यांकनात्मक मानसिक तस्वीर को कहेंगे, या फिर यह एक संज्ञानात्मक निर्माण नहीं है। बताइए आपके अनुसार क्या हो जाएगा? कोई दो ऑप्शन ठीक है, तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी की क्षमता और उसके लक्षणों की वर्णनात्मक और मूल्यांकनात्मक। ठीक है, दोनों ही मानसिक तस्वीर को हम स्व अवधारणा के बारे में सही मानेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में सही मानेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेंटल पिक्चर और उसके बारे में इवैल्यूएटिव मेंटल पिक्चर, किसी के बारे में जो आती है हमारे दिमाग में, वही स्वयं अवधारणा होती है, जो हम अपने बारे में जिस तरह की हमारी इमेज रहती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है, मध्य बाल्यावस्था में मित्रता के संदर्भ में किस आक्रमण का लक्ष्य एक उद्देश्य को प्राप्त करना होता है? कि किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था में आक्रामकता भरा व्यवहार करता है, तो वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता पूर्ण आक्रमण, कि उसको किसी से दुश्मनी निकालनी होती है तब करता है, या फिर निमैतिक आक्रमण, या फिर दोनों हो जाएगा, या फिर कोई नहीं। ये रहे आपके बाकी सारे ऑप्शन। ठीक है, होस्टाइल एग्रेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। बताइए क्या हो जाएगा? देखिए, होस्टाइल तो हो नहीं सकता, क्योंकि उस एज में बच्चे को दुश्मनी निकाल के करना ही क्या। बचता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, या फिर हिंदी में कहेंगे तो फिर निमैतिक आक्रमण। ये बच्चा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए जो हाथ पांव मारता है या फिर गुस्सा दिखाता है, ठीक है, तो क्रोध करता है, क्यों? किसी भी चीज को पाने के लिए आक्रोश में आ जाता है, उसी को हम इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन कहते हैं। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के क्वेश्चन। हमने आज इस चैप्टर के 20 क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अभी इसमें काफी सारे क्वेश्चंस और बाकी हम 2020 का सेट लेकर के चलेंगे, ताकि एक दिन में ज्यादा बर्डन आपको भी ना लगे और धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर भी कर ले। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करिए, ताकि सभी लोग क्लास से जुड़े और इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।